तो अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर नंबर 5 है आपका क्लासरूम के मैनेजमेंट और उसके कम्युनिकेशंस को लेकर, यानी कक्षा प्रबंधन और संचार क्या होता है उनके संबंधित है। तो एक गुड टीचर यानी एक अच्छा जो टीचर है वो सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि एक इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है। ध्यान रखना, क्लासरूम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन इसी के एक की कंपोनेंट है। यानी एक आपका अगर क्लासरूम भी अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर एक टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाएगा, उसको एक बेटर एनवायरनमेंट भी मिलना जरूरी है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा प्रबंधन को लेकर, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर। क्लासरूम मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? तो क्लासरूम मैनेजमेंट एक इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्लास एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करने की प्रोसेस है। क्या क्या बोला है इसने? क्लास की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने के रिलेटेड ये कहा जा सकता है कि कौन सी एक्टिविटी को कब परफॉर्म करना है, कब नहीं करना है, तो वो चीज़ है। इसके अलावा कंट्रोल करने को लेकर क्लास के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटीज को कितने देर तक होना देना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी नहीं होने देनी चाहिए। भाई ऐसी एक्टिविटीज जहां से स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसी सभी चीज़ों को मैनेज करना ही आपका क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसका मेन एम जो है वो आपका डिसिप्लिन यानी अनुशासन, ऑर्डर यानी व्यवस्था और स्मूथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, व्यवस्था बनी रहे, अनुशासन बना रहे, तो उसके लिए इसका मेन प्रबंधन आपका क्लास मैनेजमेंट का प्रबंधन होता है। गुड क्लासरूम मैनेजमेंट यानी एक अच्छे क्लासरूम मैनेजमेंट से लर्नर एंगेज्ड और अचीवमेंट बढ़ती है। ध्यान रखना, पहला तो लर्निंग का जो एंगेजमेंट, मतलब जो भी शिक्षार्थी है वो कंटिन्यूसली जुड़े रहता है। बीच बीच मान लो कि हो रहा है कोई बच्चा जो है शरारती, जो बच्चा पढ़ने नहीं दे रहा है या कुछ अदर एक्टिविटीज के चक्कर में मान लो कि उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, ये भी चीज़ आपके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसके अंदर उनका जो एंगेजमेंट होगा ना वो लो होना शुरू हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर दूसरी बात कही गई अचीवमेंट, यानी वो बच्चे जब कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो एक्वायर करेंगे। तो ये आपका क्लास मैनेजमेंट के अंदर आता है, क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर। इसके की एलिमेंट की बात करें तो पहला था आपका डिसिप्लिन, यानी सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल और पॉजिटिव बिहेवियर को भी ये क्या करता है, आपका एनकरेज करता है। ध्यान रख लेना, ठीक है। सेकंड आता है आपका एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर आपका सेफ, सपोर्टिव और रिस्पेक्टफुल क्लास एटमॉस्फेयर भी यहाँ पर जो है क्रिएट होता है, इसके अंदर ध्यान रख लेना। थर्ड की बात करें तो वो आपका आता है टाइम मैनेजमेंट। इसमें आपके लेसन टाइम का इफेक्टिव उपयोग किया जा सकता है। जो भी लेसन टाइमिंग आपका एडजस्ट कर रखा है उसका एक बेटर यूज आप कर सकते हैं इसमें टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब बात करते हैं अप्रोच और स्ट्रेटजीज, यानी एक क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेज और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जाता है। तो इसके अंदर पहला आता है आपका प्रिवेंटिव अप्रोच। प्रिवेंटिव अप्रोच यानी निवारक दृष्टिकोण जिसको कहा जाता है। ये क्या होता है? तो देखो, प्रॉब्लम होने से पहले ही अवॉइड करने के लिए क्लियर रूल्स और प्लानिंग पर फोकस किया जाता है। प्रिवेंटिव अप्रोच के अंदर क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना उसके क्रिएट होने से पहले, यानी उसको दूर रखने के लिए पहले से आप क्लास के अंदर रूल्स जो है ना वो यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्रिएट, मतलब जो रूल्स है ना वो पहले ही बता देते हैं। और आपकी जो प्लानिंग होती है ना उस पर आपका मेनली फोकस होता है। पहले से ही बच्चों को आप बता देते हैं कि आपको क्लास के इस चैप्टर के दौरान आपको यहाँ पर जो है शांत बैठे रहना, या बहुत सारी मल्टीपल जो रूल्स है वो आप इसके लिए लगा सकते हैं, जिससे आपका एटमॉस्फेयर जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बेटर आप इंप्रूव कर सकें। एग्जाम्पल के लिए जैसे पहले ही दिन क्लास रूल जैसे लिसनिंग व्हेन अदर स्पीक सेट कर दिया आपने कि भाई जब कोई बोल रहा है तो आपको ध्यान से सुनना, ये एक प्रकार का क्या रूल्स ही है आपका। तो ये चीज़ें आपकी, या टीचर कह रहा है कि भाई जिस टाइम पे मैं बोलूँगा नोट कीजिए तो वो नोट्स आपको अपनी नोटबुक के अंदर रखना है। तो हर एक जो रूल है वो पहले से आप प्लान कर लेते हैं जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव अप्रोच, मतलब पहले से रूल आपके सेटअप किए हुए रहते हैं। अब देखिए इसके बाद में आता है जिसको बोलते हैं सपोर्टिव अप्रोच। सपोर्टिव अप्रोच यानी सहायक दृष्टिकोण क्या होता है? तो लर्नर को एनकरेजमेंट, फीडबैक और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो कौन करता है? आपका सपोर्टिव अप्रोच। ध्यान रखना, सपोर्टिव अप्रोच जो होती है वो शिक्षार्थी जो भी बच्चा है उसको एनकरेजमेंट, फीडबैक और सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए किसी स्टूडेंट का बिहेवियर बिगड़ने पर उसे क्विकली और क्वाइटली सही डायरेक्शन देना ही आपके लिए किस में आएगा? सपोर्टिव अप्रोच। यानी उसको आप सपोर्ट कर रहे हो कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना है, तुम्हें ऐसे रहना है, ये चीज़ें तुम्हें ऐसे सीखनी है, तो उसके लिए सपोर्ट ही मिल रहा है। पहले से अगर आप कुछ चीज़ों के लिए क्लियर रूल्स बना रहे हो प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, वो प्रिवेंटिव होता है। सपोर्टिव के लिए जो है सपोर्ट देने वाली बातें रखी जाएगी। और अब बात करते हैं करेक्टिव अप्रोच। इसके अंदर क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम हो जाए तो बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट जो एक्शन होते हैं ना, जैसे कोसिक्वेंस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस या फिर आपका काउंसलिंग लेना, ये सारी चीज़ें होती है वो करेक्टिव अप्रोच के अंदर आती हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो टीचर का क्लास में वॉक अराउंड करना और स्टूडेंट पर विजुअली चेक रखना एक प्रिवेंटिव और सपोर्टिव स्ट्रेटजीज के अंदर आएगा। देखो यहाँ पर जैसे कोई भी बच्चा है तो अब वो जो बच्चा है वो आपके क्लासरूम के अंदर देखो बार बार क्लास के अंदर घूम रहा है, बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहा है और वहाँ पर मान लो विजुअली उन बच्चों पर ध्यान रख रहा है, निगरानी रख रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो किसके एक प्रकार से प्रिवेंटिव, करेक्टिव और सपोर्टिव अप्रोच के अंदर आ जाएगी। तो 3 प्रकार की अप्रोच होती है, ध्यान रखिएगा स्ट्रेटजीज के अंतर्गत। पहली प्रिवेंटिव, जिसमें पहले से वो रूल्स बना लेता है अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए या प्रॉब्लम को होने से रोकने के लिए। इसके अलावा सपोर्टिव के अंदर वो उसको सपोर्ट देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और क्विकली। और उसके बाद करेक्टिव के अंदर प्रॉब्लम होने के बाद में उसके जो बिहेवियर्स है उसको करेक्ट करने के लिए वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है। तो वो चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। अब बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कम्युनिकेशंस का क्या रोल है, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कम्युनिकेशंस क्या होता है, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आइडियाज़, इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स को सेंडर से रिसीवर तक कॉमन सिंबल्स के रूप में यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। टीचिंग में यहाँ एक प्रकार का फंडामेंटल माना जाता है, ध्यान रखना। संचार है क्या भाई, संचार का मतलब जब एक एंटिटी अपना कोई भी डेटा या जो बात है वो अगर दूसरे एंटिटी के साथ शेयर करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं भैया, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब की एलिमेंट की बात करें, आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर भी देखा होगा, ठीक है। तो की एलिमेंट एक कम्युनिकेशन के अंदर बात करें तो सबसे पहला होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है भाई, डेटा को सेंड करने वाला, या यहाँ पर अगर बात करें तो आइडिया को स्टार्ट करने वाला या जो बताने वाला होता है वो आपका क्या होता है, सेंडर। सेंडर इसमें ज्यादातर कौन होता है, टीचर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर मैसेज की, ठीक है, तो मैसेज क्या है भाई, जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन या जो आइडिया जिसको आप भेज रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं या बता रहे हैं या सुन रहे हैं वो आपका क्या है, मैसेज है। अब बात करते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है मैसेज को सिंबल जैसे वर्ड्स, गेस्चर या पिक्चर्स में कन्वर्ट करना। ये आपकी सारी जो चीजें हैं वो क्या होती है, एनकोडिंग, यानी उसको समझाने की तरीका। अगला आता है आपका चैनल या मीडियम, यानी जिस माध्यम से आप उसको पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, जिस वे से मैसेज भेजा जा रहा है। जैसे वर्बल, मैं अगर आपको कोई जैसे अभी डेटा पढ़ा रहा हूं तो अभी आपके मैं बोल के भी पढ़ा रहा हूं और आप वीडियो भी देख के पढ़ पा रहे हैं, तो ये जो है एक प्रकार का माध्यम है हम दोनों के बीच में। ऑडियो कॉल पे सुन रहे, सिर्फ ऑडियो ही है आपके लिए। अब बात करते हैं कि भाई एक सेंडर ने यानी एक टीचर ने मान लो कुछ सिंबल्स या हाथों से इशारे करते हुए, गेस्चर करते हुए पर बताया कि भाई ये इस तरीके का है, या किसी के बारे में इसने कोई पिक्चर बताई थी। अब वो पिक्चर बताई टीचर ने, तो क्या वो लर्नर उसको समझ पाया क्या, तो उसको समझने के लिए जो टेक्निक यूज करेगा वो होगा डी कोडिंग। तो रिसीवर द्वारा मैसेज को इंटरप्रेट करना यानी समझने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, डी कोडिंग। फिर आता है रिसीवर। रिसीवर कौन होता है भाई, ज्यादातर लर्नर जो स्टूडेंट होते हैं। टीचर बताता है और वो उसको एक्सेप्ट करके सुनते हैं या समझते हैं। फिर बात करते हैं फीडबैक के ऊपर। फीडबैक मतलब जिसको कहते हैं प्रतिक्रिया। रिसीवर द्वारा मैसेज की अंडरस्टैंडिंग को कंफर्मेशन यानी पुष्टि करना, यह इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल मानी जाती है, ध्यान रख लेना। तो फीडबैक जब तक नहीं, अब मैं भले आपके लिए बहुत बड़ी क्लास ले लूँ, बहुत ज़्यादा कंटेंट समझा लो, लेकिन उसके ऊपर आपका कंटेंट यानी जी सर या आपको हमें समझ में आ गया है सर, या ये सही है गलत है, तो जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे कैसे कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई आप यहाँ पर जो है इस कंटेंट को सही से समझ पाए हैं नहीं समझ पाए हैं। जैसे अभी के लिए बात करते हैं कि अभी तक का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है, तो मेरे सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के लाइक करके आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता दी का जयकारा लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर अपन बात करते हैं कि कितना फीडबैक आपका मिलता है, ताकि इसी प्रकार के और यहाँ पर सुपर डुपर कंसेप्ट आपके लिए और लेके आते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपोनेंट थे आपके सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल या मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर और फीडबैक जिसको कहा जाता है। अब सबसे कंसेप्ट शानदार वाला आ चुका है जो कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस के कितने प्रकार है, संचार के प्रकार। तो पहला आता बेस्ड ऑन मोड। मोड के आधार पर कम्युनिकेशंस कितने टाइप के होते हैं, मोड के बेस पर। पहला आता जिसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको मौखिक संचार भी कहते हैं। स्पोकन वर्ड्स का यूज जैसे लेक्चर या डिस्कशन, यहाँ डायरेक्ट होता है, ध्यान रखना। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें उन चीज़ों को बोल के सुनाया जाता है, जैसे लेक्चर या डिस्कशन होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें गैर मौखिक संचार होता है। वर्ड के बिना कम्युनिकेशन जैसे बॉडी लैंग्वेज, मतलब इसमें बिना बोले आपके कम्युनिकेट किया जा सकता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। अब आप मान लो कि कोई जैसे कह सकते हैं कि कोई दो दोस्त हैं,
अब पहला दोस्त इसको पूछ रहा है कैसा है भाई, अब ये नहीं बोल रहा है और ये मुंह को ऐसे फुला के बैठ गया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये उदास है। तो देखो बॉडी लैंग्वेज से कुछ समझा रहे हैं कुछ किसी चीज़ों को, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को प्राइमरी क्लास के अंदर जब अपन पढ़ाते हैं, कोई टीचर पढ़ाता है, ठीक है, फीमेल टीचर या जब भी कोई टीचर पढ़ाता है, तो वो जब उन चीज़ों को बोल रहा होता है साथ में उसका एक्शन करके भी दिखाता है, जिससे उसको और ज़्यादा समझ में आता है। जैसे वर्णमाला जब पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर बोला जाता है कि ऊ से उल्लू दिन भर सोता, तो वो उसको सोने का एक्टिंग करके उसको समझा रहा है कि भाई ये सोता है, तो बच्चे समझ जाते हैं उसको। तो इस समय में यहाँ पर वो मान लो कि अगर बिना बोले भी अगर उसको अगर सोने का एक्टिंग करे तो उसको समझ में आ जाएगा अच्छा ये सो रहा है, ध्यान रखेगा, यानी सोने की बात चल रही है। तो जहाँ पर बिना बोले समझाई जाती है बातें वो आपकी होती है नॉन वर्बल, जिसमें बोल के मौखिक संचार बताई जाती है वो वर्बल होती है। तो इसमें गेस्चर हो सकते हैं, आई कांटेक्ट हो सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, ये सब आती है। यहाँ वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट या कॉन्ट्रेडिक्ट कर सकता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें सिर्फ लिख के बातें बताई जाती हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन जिसको लिखित संचार कहते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा रिटन सिंबल्स का उपयोग जैसे नोट्स, असाइनमेंट, ईमेल आदि का करके यहाँ पर जो है ये किया जाता है। और ये आपके क्या होता है परमानेंट होते हैं। परमानेंट कैसे बेटा, तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने भी आपके लिए कुछ नोट्स आपके लिए लिख के दे दिया, तो अब ये क्या है इस पीडीएफ के यानी इस फाइल के अंदर क्या है फिक्स हो चुके हैं। अब बोला गया चीज़ है, यानी अभी मैंने बोला, अभी ये मान लो मैंने अभी यहाँ पर बोला मूक MOOC, तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, और अभी आप सुन भी रहेंगे ये थोड़ी देर के लिए, फिर ये गायब हो जाएगा, मतलब परमानेंट नहीं रहा आपके लिए। तो ये आपका परमानेंट है, कौन है भाई रिटर्न, ध्यान रखेगा। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, तो मोड के आधार पर अगर बात करें तो है वर्बल, नॉन वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन। और अगर आपको कहा जाता है रिलेशनशिप के तौर पर कौन कौन से मोड होते हैं, तो पहला आता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये दो इंडिविजुअल्स के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ध्यान रखना। दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के नाम से जानते हैं। सेकंड आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, इसमें तो दो इंडिविजुअल थे, इसमें एक बड़ा या छोटा लार्ज ग्रुप यानी एक से दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं इसके अंदर, तो ग्रुप कम्युनिकेशंस के अंदर आते हैं, ध्यान रखना, जैसे क्लास डिस्कशन होता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के अंदर क्या क्या बाधाएं यानी क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, वो डिस्कस करने शुरू करते हैं। तो कम्युनिकेशन को अनसक्सेसफुल बनाने वाले फैक्टर्स को बैरियर कहा जाता है, यानी बाधा आएगी तो वो अनसक्सेसफुल ही होगा आपका। पहला आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या हो सकती हैं। तो इसका मेन फोकस क्या है, सेंडर और रिसीवर के माइंड से संबंधित, जैसे आपका जो भी प्रीड्यूड जो है आपके, या फिर पुअर रिटेंशंस हैं यानी कम याददाश्त, या फिर लैक ऑफ अटेंशन ध्यान की कमी, ये आपके क्या साइकोलॉजी। मैं आपको चीज़ें अभी पढ़ा रहा हूँ आपका ध्यान बीच में मान लो कोई रील्स को देखने में या साइड में कुछ एक्टिविटीज हो रही है उनको देखने में लग गया, तो क्या हो गया आपका ध्यान हट गया मेरे से, तो हमारे बीच में जो बात चल रही थी वो अब आपको पूरी समझ में नहीं आएगी, तो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अगला आता है आपका सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक एरियर का मतलब होता है अर्थ संबंधी बातें। सिमेंटिक यानी जिसका अर्थ मैं समझा क्या रहा हूं आप अलग समझ रहे हैं तो वो चीज इसमें आ जाएगी। वर्ड और सिंबल के मीनिंग से संबंधित, जैसे डिफरेंट इंटरपर्सन ऑफ अ वर्ड, या फिर आपके जर्गन यानी अब शब्दों का प्रयोग इसके अंदर किया जा सकता है। ऐसे शब्द जिनका मल्टीपल मान लो कि अगर मान लो कि अर्थ निकलता हो, आप उसका अर्थ कुछ और वे में समझ रहे हैं, मैं कुछ अर्थ समझ रहा हूँ वो अलग वे में समझा रहा हूँ, तो ये जो चीज़ होती है वो सिमेंटिक बैरियर। अगला आता है फिजिकल या एनवायरमेंट बैरियर। ये क्या हो सकता है, एक्सटर्नल नॉइज, यानी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे आसपास मान लो बहुत ज़्यादा डीजे की आवाज़ है, दूसरा कोई साउंड ज़ोर ज़ोर से बज रहा है, पंखे की आवाज़ आ रही है, तो ऐसा अगर मान लो कि कोई आसपास का ज़्यादा नॉइज होएगा तो फिर वो भी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, तो वो एनवायरमेंटल के अंदर आएगा। या डिस्टेंस हो सकता है, मान लो कि एक ग्राउंड के अंदर दो अलग अलग दोस्त खेल रहे हैं, एक दोस्त है जो कि दूर खड़ा कुछ चिल्ला रहा है, एक दोस्त दूसरा बहुत दूर खड़ा, तो ये जो चिल्ला रहा है वो इसको परफेक्टली सुन ही नहीं दे रहा, तो इसका कम्युनिकेशन क्या हुआ, प्रॉपरली नहीं हुआ। इसके अलावा पुअर विजिबिलिटी यानी दिखाई देना। अब मान लो एक बच्चा जो है वो यहाँ पर बैठा है और बोर्ड जो है, मतलब एक बड़े बड़े कोचिंग के रूम होते हैं आपको पता है, तो वहाँ पर जो ये बोर्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से लगभग ये बहुत दूरी पर यहाँ पर ये बच्चा बैठा, जहाँ से इसको प्रॉपरली नहीं दिख पा रहा है, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका बेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, बैठने की जो कह सकते हैं, जैसे मान लो कि बच्चे प्रॉपरली सही जगह पर बैठ ही नहीं पा रहे हैं, उनके लिए चेयर्स अच्छी नहीं है, उनकी कमर दर्द का से हो रहा है उनको, ठीक है, तो वो चीज़ें भी इसके लिए, बेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। अब बात करते हैं कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है भाई,
कल्चरल डिफरेंसेस के कारण गेस्चर या सिंबल्स की डिफरेंस मीनिंग, जैसे किसी एक कल्चर में थम्स अप का नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई चीज़ें जो है अलग अलग कल्चर में अलग अलग उसका मीन होगा, ध्यान रखेगा। तो वो भी यहाँ पर आपके लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकते हैं। किसी कल्चर के अंदर कोई वर्ड जो आप बोल रहे हो, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, दूसरे बी धर्म के अंदर क्या पता वो उसका क्या मतलब निकालते होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं, ध्यान रखेगा। अब बात करते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो फॉलो की जा सकती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो की जा सकती है। तो टीचर को कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए इन स्ट्रेटजीज का प्रयोग करना चाहिए। पहला आता है आपका क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी की बात करें तो मैसेज को सिंपल, क्लियर और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में डिलीवर करना आपका इसके अंदर आ जाता है। ध्यान रखना, मैसेज एकदम सिंपल होना चाहिए, समझने वाला, समझने लायक, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कन्फ्यूजेबल नहीं होना चाहिए। सेकंड आता है आपका एक्टिव लिसनिंग, यानी स्टूडेंट को हियर करने के बजाय एक्टिव लिसनिंग आपके, यानी सक्रिय रूप से सुनना चाहिए। सिर्फ ऐसे बैठा है और टीचर के सामने ऐसे फॉर्मेलिटीज कर रहा है कि नहीं मैं तो सुन रहा हूँ, ऐसे भी नहीं, वहां पर एक्टिव होकर ध्यान मगन होकर आपको सुनना चाहिए उनको। अब बात करते हैं अप्रोप्रिएट फीडबैक, यानी स्टूडेंट को कंस्ट्रक्टिव और टाइमली फीडबैक देना चाहिए। अप्रोप्रिएट, जैसे टीचर ने बोला कि बताइए भाई अभी जस्ट हमने ये जो पढ़ा इसका क्या मतलब, अब टीचर वहाँ पर चीख रहा है, बता रहा है कि भाई ये चीज़ जो लिखी तो इसका मीन क्या है। अब बच्चे ने सुना तो है, पढ़ा भी है, लेकिन उनमें से कोई उनको फीडबैक नहीं दे रहा है, तो ये भी यहाँ पर आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या होना चाहिए, उसको त्वरित गति से आपको उनके ऊपर क्या देना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए। अगला आता है आपका यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। ठीक है, तो नॉन वर्बल क्यूज की बात क्या करेंगे अपन, अपने नॉन वर्बल क्यूज जैसे आई कांटेक्ट और गेस्चर का पर्पजफुल यानी जानबूझकर आपको उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, अटेंशन बढ़ता है। ध्यान रखना, एक टीचर सीधा सा यहाँ पर मूर्ति की तरह खड़ा हो गया, चीज़ों को बोले जा रहा है और वहाँ पर बच्चे उसको परफेक्ट लेकिन अगर वो साथ में चलते हुए कुछ हाथ के गेस्चर्स हो गए, उनसे आई कांटेक्ट बना के रखेगा तो बच्चों को लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, टीचर का पूरा ध्यान हमारे ऊपर है। तो ऐसी चीज़ें जो होती है वो आपके यहाँ पर यूज ऑफ नॉन वर्बल यूज के अंदर आ जाएगी। इसके बाद आता है एम्पैथी, यानी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कम्युनिकेशंस भी करना चाहिए। ऐसा नहीं अपने स्टाइल में आप पढ़ाए जा रहे हो, अपनी चीज़ें आप लगाए जा रहे हो। अगर बीच में मान लो कि कोई बच्चे ने बोल दिया कि सर इसमें कंसेप्ट में ये चीज़ ऐसी हो सकती है क्या, या इसका क्या मतलब, तो उसके हिसाब से भी आपको थोड़ा बहुत चलना चाहिए। तो ये आ जाता है आपका एम्पैथी के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट के हिसाब से भी थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना चाहिए। तो ये कंप्लीट आपके लिए यहाँ पर कंसेप्ट जो है इसको कर लिया है हमने। ठीक है, तो हमने अभी इस चैप्टर के अंदर क्या जाना है बेटा, तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो कम्युनिकेशंस होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, उसके बारे में जाना है। क्लासरूम मैनेजमेंट से आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर एक टीचर जो है वो आपके ईजी वे में और बिना कोई प्रॉब्लम के जो है वहाँ पर अच्छे से पढ़ा सकता है। ध्यान रख लेना, इसका जो मेन एम है वो क्लास के डिसिप्लिन को बनाना, वहाँ पर व्यवस्था ऑर्डर को इस बनाए रखना है और स्मूथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंश्योर भी करने में होता है। ध्यान रखना, इसके एलिमेंट के अंदर डिसिप्लिन की बात की तो ये पनिशमेंट ही नहीं बल्कि पॉजिटिव बिहेवियर को बनाता है। एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर सेफ, सपोर्टिव और रिस्पेक्टफुल क्लास एटमॉस्फेयर बना सकते हैं आप। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो लेसन टाइम का आप इफेक्टिव इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब अप्रोचेज या स्ट्रेटजी कौन कौन सी थी इसमें, तो प्रिवेंटिव, जिसके अंदर वो प्रॉब्लम के होने से पहले से कुछ स्ट्रिक्ट रूल बना सकता है। सपोर्टिव की बात करेंगे तो इसमें स्टूडेंट का जो बिहेवियर है ना, अगर वो चेंज हो रहा है तो उसके अंतर्गत उसी टाइम में जो उसको क्वाइटली डायरेक्शन देके उसको आप प्रॉपर कर सकते हो। इसी प्रकार से करेक्टिव की बात करें तो ये प्रॉब्लम हो गई है मान लो, तो उसके बाद में उसके बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए जो भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे हैं, वो इसके अंदर आते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कम्युनिकेशन किस किस से एलिमेंट के होता है, तो कम्युनिकेशन मतलब जब दो या दो से अधिक एंटिटीज आपस में मिलकर अपने आइडियाज या जो भी थॉट प्रोसेस है उनको शेयर करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं अपन। तो इसके की एलिमेंट की बात करें तो पहला आपका था सेंडर, जिसमें आइडिया को स्टार्ट करने वाला इसके अंदर माना जाता है। सेकंड आपके मैसेज की बात करें तो इसमें अपन इंफॉर्मेशन या आइडिया को क्या करते हैं अपन, कन्वे, यानी आगे वाले तक अपन उसको भेज रहे हैं जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कुल मिला के। थर्ड हमने एनकोडिंग की बात की, तो एनकोडिंग के अंदर बात करें तो ये मैसेज को सिंबल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ध्यान रख लेना, ठीक है, यानी उसको एक स्पेशल फॉर्मेट में बदल देता है। फिर बात करेंगे चैनल या मीडियम जिसके थ्रू आप अपनी बात को बता रहे हो, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ऐसे। फिर डी कोडिंग की बात करेंगे तो इसमें रिसीवर द्वारा मैसेज को इंटरप्ट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, यानी समझा जाता है। जो रिसीवर होता है वो कौन होता है भाई आपका, तो स्टूडेंट होता है, मतलब जो टीचर की बात होता है सुनता या समझता या देखता है। फीडबैक मतलब जो भी बात बताई गई है टीचर के द्वारा स्टूडेंट को, तो उसके ऊपर उसका जो वापस फीडबैक यानी जो उसकी राय है वो रखी जाती है, जवाब दिया जाता है।
फिर मैंने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि पहला बेस ऑन मोड, जिसमें वर्बल यानी जिसमें बोलकर जो चीज़ें हैं वो लेक्चर डिस्कशन के तौर पर बताई जाती हैं। नॉन वर्बल के अंदर हाथों का इशारा, बॉडी लैंग्वेज, जो भी गेस्चर वगैरह होता है, आई कॉन्टैक्ट, वो आते हैं इसमें। रिटर्न के अंदर वो चीज़ें लिख के समझी जाती हैं, ये क्या होती है, परमानेंट होती है, ध्यान रख लेना। फिर मैंने रिलेशनशिप के बेस पर बताई थी इंटरपर्सनल और एक थी ग्रुप। इंटरपर्सनल में दो इंडिविजुअल कैंडिडेट आपस में जुड़ के बात करते हैं, और ग्रुप डिस्कशन में छोटा या एक बड़ा ग्रुप हो सकता है, एक से अधिक विद्यार्थियों का। फिर बैरियर्स के अंदर मैंने बताया साइकोलॉजिकल, यानी इसमें उनका अटेंशन नहीं है, वो ध्यान से नहीं समझ रहे बात, तो वो सारी आ जाती है इसमें साइकोलॉजिकल। सिमेंटिक मतलब जो बात बता रहे उसका अर्थ वो समझ नहीं पाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैरगॉन। इस प्रकार से फिजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है आपका, बाहर की आसपास की जो शोर शराबा है वो हो गया, उसको दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कल्चरल बैरियर में हो सकते हैं उसके समाज के अंदर, ये जो अलग अलग धर्मों में एक शब्द का अलग अलग मीनिंग निकाला जाता है वो इसमें आ जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज कौन सी थी? पहली थी क्लियरिटी और सिंपल होना चाहिए आपका जो मैसेज है। सेकंड, एक्टिवली आपको सुनना चाहिए उन जो भी बातें बताई जा रही है। अप्रोप्रिएट फीडबैक भी मिलनी चाहिए, टीचर पढ़ा रहा है कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है तो वो कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं होगा। फिर यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, इसके अंदर सिर्फ बोलने के अलावा आप या सिर्फ लिखने के अलावा उसके साथ में आप जो भी गेस्चर्स वगैरह होता है, आई कॉन्टैक्ट, उनका अच्छे से बेटर यूज करें। एम्पैथी मतलब टीचर को स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी कभी कभार जो है चीज़ें बतानी चाहिए, समझानी चाहिए। तो ये हो गया पहला प्रश्न की और डिस्कस करता है। पहला प्रश्न है आपका, क्लासरूम मैनेजमेंट में आपके प्रिवेंटिव अप्रोच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निवारक दृष्टिकोण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गलत व्यवहार के बाद आपको पनिशमेंट देना है या समस्याओं से बचने के लिए नियम और योजनाओं पर आपको यहाँ पर क्या करना है? ध्यान केंद्रित करना है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है? सी है आपका, केवल तेज शिक्षार्थियों का समर्थन करना या पाठ्य चर्चा को नजरअंदाज करना। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन 2 है आपका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक क्यों आवश्यक है? फीडबैक क्या होता है? तो फीडबैक जो होता है वो क्या होता है भाई आपका? शिक्षक के काम को कम करता है? नहीं। अगला, केवल अनुशासन सुनिश्चित करता है? नहीं। यह शिक्षार्थी द्वारा संदेश की समझ की पुष्टि करता है कि बिल्कुल भाई मुझे ये समझ में आ चुका, मैं समझ चुका हूँ। सी ऑप्शन सही है आपका। चौथा प्रश्न है, जब एक शिक्षक अपनी आवाज यानी टोन ऑफ वॉइस को चेहरे के हाव भाव का उपयोग करता है तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? जिसमें बिना बोले समझा जाता है। ट्रिक याद हो गई आपको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासरूम कम्युनिकेशंस में सिमेंटिक बैरियर का सबसे अच्छा उदाहरण इनमें से क्या हो सकता है? सिमेंटिक बैरियर मतलब अर्थ जिसको समझ में नहीं आए सही से। तो एक शब्द या जागरण, ठीक है, एक शब्द या आपका जार्गन की गलत व्याख्या करना, यानी उनको वो गलत समझ में आ रहा है तो वो चीज़ आपके मिस इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हैं, वो आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है, सिमेंटिक बैरियर के अंदर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज प्रभावी कक्षा प्रबंधन यानी इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का मुख्य एलिमेंट नहीं है? स्पष्ट नियम यानी क्लियर रूल्स। दूसरा, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये भी बेटर है आपका। मोटिवेशंस भी होना जरूरी है। एक्सेसिव पनिशमेंट यानी बहुत ज़्यादा उसको पनिशमेंट करना, ये चीज़ आती है कि नहीं आती है? तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। छठवां प्रश्न है, जब एक शिक्षक यानी एक्टिव लिसनिंग का उपयोग करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जब एक टीचर एक्टिव लिसनिंग का यूज करता है तो वो इनमें से किसका उद्देश्य है? तो एक्टिव लिसनिंग जब एक शिक्षक जो है इसका उपयोग करता है तो वो किसके अंदर आएगा भाई? पहला ऑप्शन, यहां दिखाना कि शिक्षक को सब कुछ पता है, ये तो पहले से ही गलत हो गया। शिक्षार्थी के संदेश को पूरी तरह समझना और उसके साथ एम्पैथी दिखाना, तो उसके लिए यहाँ पर होगा क्या ये? तो बिल्कुल ये सही है आपका यहाँ पर आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी जो है क्लियर हो चुका है और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। माता रानी का जयकारा लगा दीजिएगा और कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर।